अच्छा जी, बड़ी खबर में हुकूमत कई हफ्तों की कोशिश के बाद IMF से कलील मुद्दती एक स्टैंड बाय मुआहदे के करीब मैं तो कहूँगा, लेकिन हुकूमत कह रही है मुआहदे के बाद इस वक्त सूरत हाल उसकी बेहतर नज़र आ रही है। गवर्नमेंट इज़ प्रॉब्ली हैप्पी ऑन दिस सिचुएशन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके IMF को भिजवा दिया है और यकीन दहानी करा दी है कि क्या इस पर जो तमाम शराइत हैं इस पर मिनो अमल किया जाएगा। मुआहदे के तहत 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास 12 जुलाई को तलब किया गया है। इजलास के बाद 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त इस बार जारी किए जाने का इम्कान है। और अलमला जितनी भी IMF की मैं शराइत पढ़ रहा था, जो 7-8 शराइत हैं, वो सारी इंतहाई वैलिड है और वो अल्लाह करे हो जाए। मैं कहता हूँ उसके बाद इकोनॉमी ऑन ट्रैक आएगी, उसमें कुछ बुरा नहीं है। और वो आपके मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लाने के हवाले से बात है। स्टैंड बाय मुआहदे के बाद जी तिजारती सरगर्मियों में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ही रोज में जो 100 इंडेक्स है इसमें 2400 पॉइंट्स इजाफे के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपए सस्ता होने के बाद 285 रुपए पे आ गया, जबकि वजीर खजाना ने जी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली इजाफे पर इजहार तशक्कुर किया है, मगर उन्होंने ये भी दावा किया है कि ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपए पर आ गया, जो महंगाई मई में 38% थी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने दावा किया कि मुल्क में महंगाई की शरह जो है 29.4% पर आ गई है। मौशी पेशरफ्त जी, उस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी और पैगाम दिया और साथ साथ ये भी कहा कि मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का एक नया सूरज तुलू हो रहा है, लिहाजा कौम को मुबारकबाद। आप मैनिफेस्टो तो ना पढ़े मैंने बताया है, मुबारकबाद है, ये मुबारक की नवीद है। खैर जी, अल्लाह करे अच्छा हो। अब देखते हैं किस हद तक ICU में पड़ी ये मईशत बहाल होगी और दोबारा सांसें लेना शुरू कर देगी। IMF की सख्त शराइत हैं, लेकिन वो सख्त शराइत मईशत के लिए बहुत बेहतर हैं। किस हद तक बिजली की कीमतों को हम सस्टेन कर पाते हैं, कॉस्ट कंपेटेबिलिटी लेकर आते हैं, इस सब पे हमने बात करी है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, ओवरऑल मईशत के हवाले से, पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। डॉक्टर अयूब मेहर साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे, माहिर मईशत हैं, आप इनको हमारे शोज़ में देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब से उनकी माहिराना राय लेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स लम्स के अंदर लम्स से वाबस्ता हैं जनाब अली हसनैन साहब, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। यू नो हिम, ही इज़ अनदर वेरी पर्टिनेंट नेम। माशाल्लाह इनका बहुत काम है इकोनॉमी के अंदर और चूँकि पढ़ाते भी हैं तो हम प्रोफेसर साहब की जो स्किल्स हैं उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपको भी वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बीइंग इन स्टूडियो। सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट कर लेता हूँ। ये सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा है, आप एक मईशतदार होने के हवाले से आप किस हद तक मुत्तफिक है स्टेटमेंट से? देखिए, पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं इकॉनमी के, वो आज के नहीं हैं, वो कई सालों के बल्कि कई दहाइयों के हैं। उसके अंदर आपका सबसे बड़ा जो आजकल जो क्राइसिस है वो ट्रेड डेफिसिट का है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं। वो उसके स्ट्रक्चरल कुछ वजूहात हैं जिसके अंदर करेंसी मैनेजमेंट भी आती है, लेकिन उसके अलावा हमारी जिस तरह की हमने इंडस्ट्रीज शेप की हैं, इंडस्ट्री पॉलिसीज़, ये भी शामिल हैं और उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ठीक। दूसरी आपको हमारी प्रोडक्टिविटी यानी लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपकी टैक्सेशन आ जाती है और दीगर जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उनकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो अगेन उसके अंदर इतना कोई ख़ास लंबा चौड़ा काम देखने को नहीं आ रहा। एक जो फ़र्क अभी लेटेस्ट खबर से जो हुआ है वो ये है कि पिछले कोई आपकी कह लीजिए 1.5 साल से डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये वक्ती तौर पे क्योंकि एक IMF का कवर फाइनली आ गया, मच डिलेड लेकिन फाइनली आ गए, इससे कम से कम अगले कुछ माह के लिए एक इत्मीनान की फ़ज़ा है जिसके अंदर हमारे पास अब टाइम है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने बयान में मुझे खुशी हुई सुन के कि उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ जस्ट अ ब्रीदर। ठीक है, सांस लेने का टाइम है, इसके बाद हमने मजीद काम करना है। अब काश अच्छा होता कि ये काम पहले शुरू हो जाता, 1.5 साल पहले शुरू हो जाता तो हम शायद बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अगर अभी भी शुरू कर लें तो ये एक पॉजिटिव खबर है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से अभी मैं डॉक्टर अयूब मेहर पे जाने से पहले क्विकली आपसे भी पूछना चाहूंगी, जिससे आपने खुद भी कहा कि इट्स अ ब्रीदर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, और ये 9 माह का जो टाइम पीरियड IMF की जानिब से हमें दिया गया है, डू यू थिंक इट्स इनफ या हमें इस पर बहुत एफिशिएंटली काम करना होगा इन रिफॉर्म्स के ऊपर, ताकि आइंदा जब ये प्रोग्राम तकमील तक पहुंचे उसके बाद हम अपने कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ना कि हम फिर IMF की तरफ देखें
देखें कि हमें फिर कर्जा मिले और फिर हम एक ब्रीदर ले? IMF की तरफ तो हमें ऑलमोस्ट सर्टनली जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी के अंदर कर्जे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, हमने जब वापस करने होते हैं तो फॉरेन करेंसी में वापस करने हैं। और पाकिस्तान में हम हर साल अगर ट्रेड नॉर्मली चल रहा हो तो डॉलर जज्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, ना कि डॉलर की पैदावार कर रहे हैं। सो जब हमने अभी जो पेमेंट्स करनी है, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। अगले 3 साल में तकरीबन 75-76 बिलियन डॉलर्स देने, जिसमें से 25 बिलियन हमने इस साल देने। ये IMF प्रोग्राम 3 बिलियन का है। 3 बिलियन का है, ठीक है। सो इसमें और ये माहिरीन जो डेट से ख़ास तौर पे जिन लोगों का जो शोबा है, उनसे जब डिस्कशन मेरी पिछले साल से तकरीबन ये चल रही है, वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सर्टनली, इनफैक्ट सर्टनली आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जाना है। इसका मतलब है कि आप अपने एलआई से जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनके पास जाएं, उनसे कहें कि हमारी सिचुएशन ये ऐसी नहीं है कि हम ये पेमेंट्स कर सकें, तो आप ये टर्म्स इसकी बेशक लंबी कर दें, लेकिन ऐसी करेंगे जो हम रियलिस्टिकली पे कर सकें। लेकिन वो कुछ भी नहीं होगा जब तक हम दो में से एक चीज़ें ना करें, या हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर तरीके से लेकर आए पाकिस्तान के अंदर, और जो मौजूदा हुकूमत ने अभी रिसेंटली प्लान उसके बारे में ऐलान जिनका किया है वो मुझे बहुत रियलिस्टिक पर्सनली नहीं लगते, और उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं इफ़ यू वांट। दूसरा ये है कि हमें एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट से बढ़ाना। सो एक उन्होंने सिंगल विंडो इनिशिएटिव शुरू किया है, काउंसिल जो फॉर्म स्पेशल इंसेंटिव्स फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से जी। वो उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे नज़दीक वो इतना ठीक नहीं है। उसकी मैं आपको छोटी सी अगर मैं खुलासा दे सकूँ, वो ये है कि जब आप स्पेशल प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो वो इकॉनमी के एक हिस्से पर अमल करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, राइट। लेकिन हमें इस वक्त होल ऑफ इकॉनमी अप्रोच की ज़रूरत है, जिसके अंदर ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम टॉलरेट तो कर सकते हैं, इनसे मजीद इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं दूसरे सेक्टर्स के अंदर। ठीक है। सो एक ऐसा रैशनल प्लान पूरी इकोनॉमी को लेकर चले। ऑप्टिकल एक अच्छी वैल्यू तो है, कम से कम बाहर बैठे लोगों के लिए जो कि हमारे हालात से बहुत नाबलद हैं, जिनको नहीं मालूम कि यहाँ पे किस किस्म की या अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए ऑप्टिक्स जो होते हैं ना बड़े एफएमएल बहुत थोड़े वक्त के लिए होते हैं। ठीक। सो यस उससे फ़ायदा और हो सकता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए। ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को मोनोपोली पावर देंगे एक एरिया के अंदर, ठीक, और वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, उसको मजीद प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक थ्योरेटिकली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसको कुछ शोबों तक महदूद करना ठीक नहीं है। वी नीड टू हैव सच कांसेप्ट जनरली होल। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं जरा डॉक्टर अयूब से भी। डॉक्टर साहब, आपने प्रोफेसर साहब की भी राय सुनी, इन्होंने इनिशियली अपने ख्यालात का इजहार किया जो सूरत हाल है। एक तो आप कैसे देखते हैं सर इस डेवलपमेंट को, और दूसरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इन 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या हैं? आई मीन 9 महीनों के अंदर तो किसी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चाहिए होती है, इकोनॉमी इतनी कम टाइम के अंदर रिवाइव नहीं होती है, लेकिन समहाउ हम एक ट्रैक जरूर सेट कर सकते हैं, हम अपनी इंटेंशन जरूर दिखा सकते हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं। योर टेक ऑन दिस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि मुल्क तरक्की की राह पे चल निकला है। ये हम सर्वाइवल की तरफ आ गए हैं, सर्वाइवल हो गया है। जो आईसीयू में मईशत थी उसमें बहरहाल एक आप कह सकते हैं कि वो पोजीशन इंप्रूव हुई है, लेकिन तरक्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तरक्की के लिए कुछ और स्टेप चाहिए, वो जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ सर्वाइवल के थे। जो बहुत अच्छी उनकी स्टेटमेंट थी जो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे दी गई कि ये वक्त जो है ये फख्र की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है। ये मिठाई बांटने का वक्त नहीं है कि हम IMF ने लोन अप्रूव कर दिया है तो हम मिठाइयाँ बांटे। ये तो काफी हमें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। ये काफी बैलेंस उनकी स्टेटमेंट थी। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि तरक्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली ये जो 2 इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्हें ज्वाइंटली हम इंटरनेशनल रिलेशन में ब्रेटन वुड्स सिस्टर का नाम देते हैं, ये दोनों इंस्टीट्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करेंसी क्राइसिस को रोकने के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए बने हैं। इनमें जो खास बात है इन अदारों में कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो कहलाती है, वो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज कहलाती हैं। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज जो होती हैं ये बेसिकली पेन किलर पॉलिसीज कहलाती हैं। ये मर्ज का इलाज नहीं करती, दर्द खत्म नहीं करती,
दर्द के फीलिंग का एहसास खत्म कर देती हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, ये सिर्फ पेन किलर्स की हद तक, और इसके जो बेसिक टूल्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है, उसको मैनेज करना, टैक्स पॉलिसी होती है, सब्सिडीज पॉलिसीज होती हैं। जो सस्टेनेबल पॉलिसी होती है, जो दुनिया भर में प्रैक्टिस चल रही है, और मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत 3-4 दिनों से एग्जाम्पल कोट की जा रही है कि 1991 के बाद जो इंडिया में चेंजेस आई थी, मनमोहन सिंह ने स्पीच में, पहली स्पीच में अनाउंस किया कि इंडिया जो है बिग पावर, बिग इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 30 साल में वहाँ एक बहुत बड़ी चेंज भी आई। तो वो सप्लाई साइड पॉलिसी थी जो उसने अडॉप्ट की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, और उसमें अभी आप लोगों ने भी इशारा किया, उसमें एफडीआई, सस्टेनेबल एफडीआई, वो उसका एक एलिमेंट होता है सप्लाई साइड पॉलिसीज का, जो कि नेबर कंट्री में अडॉप्ट किया गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और पॉइंट, ऑब्वियसली आप इसको बेहतर तौर पे आपने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन अब ओवरऑल जो हमने कल इस आईएमएफ मुआहदे के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर ने ईद के दूसरे दिन न्यूज़ टॉक भी की और सारी उन्होंने चीज़ों को ब्रीफ भी किया, उसके बाद एक मार्केट में या ओवरऑल एक सेंटिमेंट चेंज हुआ, जिसके बाद हमने उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी देखा, डॉलर में भी देखा, गोल्ड प्राइसेस में भी देखा। सो हाउ डू यू सी, और दूसरी जानिब जबकि आईएमएफ की शराइत को भी हम अगर देखें तो उसमें हमने बिजली भी महंगी होते हुए देख रहे हैं, हम गैस भी महंगी होते हुए देख रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग एक सेंटिमेंट चेंज है, या अभी जो महंगाई आएगी वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी इस मुआहदे की तकमील के साथ ही? सेंटिमेंट इस लिहाज से यहाँ इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली आईएमएफ जब किसी भी कंट्री के लिए अप्रूवल देता है, लोन सैंक्शन करता है या उसके बाद डिसबर्स करता है, तो उसमें ये होता है कि दूसरे जो इन्वेस्टर हैं उनमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बहरहाल क्रिएट होता है, एक सिग्नल जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। और उसमें देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक गुज़िश्ता 15 ईयर में इतना बड़ा जंप नहीं लिया था। वहाँ सर्किट ब्रेकर होता है कि अगर 5% से ज्यादा मार्केट बढ़ जाए, एक्सपेंड कर जाए, तो ट्रेडिंग रोक दी जाती है। तो कल ट्रेडिंग रोक दी गई थी, वरना मार्केट, इसका मतलब मार्केट मजीद बढ़ सकती थी, मजीद उसमें इंडेक्स में इंक्रीज होता। वो सर्किट ब्रेकर की वजह से 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकी गई थी। चूंकि सस्टेनेबल सप्लाई साइड पॉलिसीज का जिक्र किया, वो हम कैसे करेंगे? आई मीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन टाइम उनकी डिलीवरी हो, वो कॉस्ट कंपैटिबल हो। दुनिया भर के अंदर जैसे वियतनाम बना रहा है या बांग्लादेश बना रहा है या दीगर जो प्रोड्यूसर्स, इवन इंडिया बना रहा है, हम उसके कंपैटिबल तभी होंगे जब हमारी बिजली सस्ती होगी, यूटिलिटी बिल्स कम आएंगे, प्रोड्यूसर्स उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ऑन टाइम दे पाएंगे। ये तो हमें लगता नहीं है, हमने IMF के कहने पर ही सही, लेकिन हमारी अपनी भी तो हालत ऐसी है। अभी तो घरों को हम बिजली नहीं दे पा रहे, इंडस्ट्रीज़ क्या चलेंगी? घरों में गैस नहीं है, इंडस्ट्रीज़ क्या चलेंगी? तो हम कैसे कॉस्ट कंपैटिबल होंगे, हम कैसे सस्टेनेबल सप्लाई साइड के ऊपर काम करेंगे? उसके लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? फिर देखिए, सप्लाई साइड में सबसे पहले होता है कि प्लानिंग, आपकी पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लानिंग की है। वो जाहिर है वो कोई एक दिन की बात नहीं होती, वो बटन दबा के फौरन सही, ऐसा नहीं होता कि हर चीज सही हो जाए, उसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और वो पॉलिसी जो बड़ा क्राइसिस है ना, सबसे बड़ा क्राइसिस वो ये कि 30 साल से कोई पॉलिसी सही नजर नहीं आ रही है। सिर्फ हम डिमांड मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को 1% ज्यादा कर दें, कम कर दें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारी मेंटेन होनी चाहिए, टैक्स रेट क्या होना चाहिए, सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हैं, ये डिमांड मैनेजमेंट हो रही है, वही पेन किलर पॉलिसी है, पॉलिसीज चल रही है, कोई सप्लाई साइड का कोई एलिमेंट किया नहीं जा रहा। इंडिया में जब 1991 में देखें, जब चेंज किया गया था, और वो गुज़िश्ता पीटीआई की हुकूमत में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस तरह का कोई स्टेप लेंगे। 1991 में इंडिया ने जो चीज अडॉप्ट की, जो बुनियादी चेंज की, जिससे बाकी सारी चीजें चेंज होती गई। वहाँ उनके यहाँ फिर जॉइंट वेंचर हुए, कोलैबोरेशन हुई, फॉरेन कोलैबोरेशन हुई, इंडियंस ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर किया, उनके साथ मर्जर हुए। उन्होंने जो बेसिक स्टेप लिया था वो लिया था कि एफडीआई को किस तरह से इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए, यहाँ से उनकी पॉलिसी शुरू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज का चलना। फिर साहब टाइम मेरे पास खत्म ही हो रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिसीज जो बने वो चलें और कोई पॉलिटिकल रिजीम आके उसको चेंज ना करे, इकोनॉमिक पॉलिसीज को। अनफॉर्चुनेटली हमने लैक किया है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 7 डेकेड से ही लैक किया। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखिए, हर हुकूमत की राइट होती है कि वो आके अपनी खुद पॉलिसीज लेकर आए। एक तो ये बात है कि हमारी हुकूमतें 5 साल चलती नहीं हैं, जो एक तारीख में हमारी बड़ी क्लियर चीज़ है। दूसरी
चीज़ ये है कि पिछले कोई 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, और आज तक जो लोग ये नारे लगा रहे हैं उन्होंने आज तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का ड्राफ्ट भी सामने नहीं रखा। तो मेरा नहीं ख्याल, जो मोटी मोटी बातें उस पर कोई उससे मुनकर हो ही नहीं सकता। आपने टैक्सेशन ठीक करना है, आपने बिजली चोरी रोकनी है, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एवरीवन विल एग्री। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, या वो एक सियासी कह लें, एक अपने लिए एक्सक्यूज़ है कि हम उससे, क्योंकि देखें जब आप पाकिस्तान को अगर इसी तरह चलाते रहेंगे तो यही हालात रहेंगे। तो जब आप चेंज करेंगे तो आप जब भी किसी मुल्क में इतनी मेजर चेंजेस आती हैं, इंक्लूडिंग 1991 में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक, तो इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो बेनिफिट करते हैं, कुछ को नुकसान होता है, नुकसान भी होता है। और आपने उस जब 91 में जब नरसिम्हा राव ने ये रिफॉर्म्स लेकर आए तो उनकी कोई, मैं ख्याल है कुछ महीनों में उनकी डिवैल्यूएशन कोई 60-70% हुई, और यहाँ तक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पैदा हुई कि उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उन्होंने बेयरली सर्वाइव किया। ओके, सो ये तो एक टर्मोइल तो आता है। इन लास्ट 30 सेकंड्स कौन से ऐसे 2-3 मेजर स्टेप्स हैं, वो कड़वे घूंट हैं, जो डू यू थिंक कि हुकूमत को ले लेने चाहिए, भर लेने चाहिए? सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको एक रैशनल प्लान सामने रखना है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 10 साल का प्लान सामने रखें। नंबर 2, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट रजीम को रैशनलाइज करना है, जिसके अंदर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आती है और आपकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी आती है। और नंबर 3, आपने टैक्सेशन ठीक करना है, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बहुत आप देखते हैं अनफेयर किस्म की टैक्सेशन है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे इसलिए इम्पैक्ट आता है क्योंकि आप अच्छे सेक्टर्स को छोड़ के, जिस पे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, वो छोड़ के आप बुरे सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। ओके, प्रायोरिटीज की बात है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक पॉलिसीज हैं जिस पे हुकूमतों को सोचने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्लान्स का नुकसान ऑब्वियसली हम पहले भी भुगता है और भुगत भी रहे हैं।